अच्छा, हमारा आज का जो टॉपिक है एक्रूवल्स का चैप्टर है। इसके लिए मैं आपको पावर पॉइंट पे नहीं लेके जाऊंगा, हम यहीं पे डायरेक्टली करेंगे एक्रूवल्स। और बाज दफा हम इसको एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स भी कह देते हैं। अच्छा, इस टॉपिक को हमने फर्स्ट टाइम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था जब हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे। तो हमने कहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक्रूवल की बेस पे बनती हैं। और एक्रूवल क्या था ये मैंने थोड़ा सा उस वक्त बता दिया था। लेकिन मैं अब दोबारा रिपीट कर दूं क्योंकि अब पूरा चैप्टर हमने करना है, तो फिर अगर थोड़ा सा कोई नॉलेज गैप होगा तो वो रिवाइज हो जाएगा। तो कुछ चीजें मैं वही जो पहले बताई हैं उनको एक दफा रिफ्रेश कर लूं और फिर हम आगे चलें। तो हमने कहा था कि दो तरह से अकाउंटिंग होती है। एक अकाउंटिंग कही जाती है कैश बेस्ड अकाउंटिंग। कैश बेस्ड अकाउंटिंग असल में तो अब दुनिया के बहुत से मुल्कों में नहीं होती, लेकिन बाज कंट्रीज में अभी भी ये चलती है कैश बेस्ड अकाउंटिंग। और दूसरा जो है वो होता है एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग। अच्छा, इन दोनों का फर्क जो है वो ऐसे है कि कैश बेस्ड अकाउंटिंग इट सेज दैट के ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश चेंजेस हैंड्स। बाय द वे, कैश बेस्ड अकाउंटिंग सबसे बड़ी इकोनॉमीज में तो मैक्सिको है, और रशिया में भी अभी तक कुछ हद तक ये चलती है। और कुछ ये जो दूसरी रशियन स्टेट्स थी हमारी बाल्कन, वहां पे भी अभी चलती है। मैक्सिको में भी चलती है व्हेन कैश चेंजेस हैंड्स। अच्छा, इससे क्या मुराद है? ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश चेंजेस हैंड्स। कि कोई भी इनकम है या एक्सपेंस है, जब आपने उसको तभी रिकॉर्ड करना है जब आपको यहाँ पेमेंट रिसीव कर लो या आप कोई एक्सपेंस के लिए पेमेंट कर दो। यानी जब तक आपने, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये एक मेरा मोबाइल फोन है, मैंने ये बेचा है और मेरे कस्टमर ने मुझे अगर अभी पेमेंट नहीं की, तो मैं इसको अपने रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड नहीं करूंगा क्योंकि कैश नहीं आया। तो इनकम एक्सपेंस की जो ट्रांजैक्शंस हैं ये आप तभी रिकॉर्ड करेंगे जब आप या तो कैश ले रहे हो या आप कैश दे रहे हो। तो ट्रांजैक्शन जो है वो रेवेन्यू सेल करने पर नहीं रिकॉर्ड होता, बल्कि पेमेंट रिसीव करने पर रिकॉर्ड होता है। इसी तरीके से एक्सपेंस जो है वो इनकर होने पर नहीं रिकॉर्ड होता, बल्कि कैश पे करने पर रिकॉर्ड होता है। इसको हम कैश बेस्ड अकाउंटिंग कहते हैं। ये पुरानी अकाउंटिंग है, ओल्ड अकाउंटिंग मेथड है। एक्रूवल अकाउंटिंग जो है ये कहता है कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग अच्छी आ नहीं रही। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। असल में अब हाथ से लिखने की तो इतनी आदत ही नहीं रही और लिखता भी नहीं हूं। तो किसी जमाने में हैंडराइटिंग अच्छी होती थी, अब तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गई है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड टू विच दे बिलोंग। कि ट्रांजैक्शंस जिस पीरियड से बिलोंग करती हैं वहां पे लिखी जाती हैं, एंड नॉट व्हेन कैश चेंजेस हैंड्स। कि कैश का साथ कोई ताल्लुक नहीं है व्हेन कैश चेंजेस हैंड्स। यानी कैश रिसीव करने पर या कैश पे करने पर ट्रांजैक्शन का नहीं होगा। ट्रांजैक्शन जिस पीरियड में इनकर होगी उसमें रिकॉर्ड होगी। अच्छा, मैं आपको इस टॉपिक में, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप ऐसे समझ लो कि देखो कुछ ऐसी अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस हैं जो आप हर रोज नहीं फेस करते। मिसाल के तौर पे आप नॉन करंट एसेट रोजाना नहीं खरीदते, आप डेप्रिसिएशन रोजाना नहीं रिकॉर्ड करते। तो ये ट्रांजैक्शंस महीने में एक दफा दो दफा नॉन करंट एसेट खरीद लिया, मिसाल के तौर पे 4-5 दफा खरीद लिया, आई डोंट नो, ज्यादा भी खरीद सकते हो, लेकिन बहरहाल डेली नहीं खरीदते। लेकिन एक्रूवल इतना एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपके हाथ में कोई इनवॉइस आती है तो आप फौरन से पहले उसको देखते हो एक्रूवल के मेजरमेंट पर। एक्रूवल को जेन में रख के आप इनवॉइस को देखते हो कि यार ये जो मुझे एक्सपेंस आ रहा है, ये मेरा एक्सपेंस इस पीरियड का है, पिछले पीरियड का है, अगले पीरियड का है, क्या है। अब एक चीज तो आप जेन में रख लें
कि हमारी जो आईएफआरएस बेस्ड अकाउंटिंग है वो एक्रूअल मेथड पे चलती है, तो हमने एक्रूअल मेथड को लेके चलना है, हमारा कैश बेस्ड पेमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको कैश अकाउंटिंग का एक दो एग्जांपल दिखा दूंगा, वो भी सिर्फ इसलिए कि आपके लिए कंपैरिजन करना आसान हो जाए, आपके लिए कंपैरिजन करना आसान हो जाए। एक्रूअल का फिर हम आगे चल के मजीद डिटेल में करते चले जाएंगे। अभी एक्रूअल को मजीद नहीं समझाता, एक छोटी सी एग्जांपल पहले सामने रख लें, फिर उसके बाद एक्रूअल को आपको ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। सो लेट सपोज एक छोटी सी हम एक एग्जांपल अपने पास यहाँ पे बनाते हैं। हम कहते हैं कि पेड एडवांस रेंट, पेड एडवांस रेंट $300 for 3 months on 1st January। आपने 1st जनवरी को $300 एडवांस रेंट पे किया है 3 महीने के लिए। तो इससे मुराद है कि ये रेंट आपने पे किया है जनवरी के लिए, फरवरी के लिए और मार्च के लिए। अच्छा, एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमने जब 1 जनवरी की जब हम बात करेंगे, लेट सपोज ये 2021 है, तो 1 जनवरी को हमने रेंट पे कर दिया 300, लेकिन 1 जनवरी को अभी हमारा एक्सपेंस तो हुआ नहीं है। आज हमने आके ये ऑफिस लिया है और आज पहला दिन है, अभी तो हमने 300 दे के तो उनसे कीज ली है ना, अभी तो हमने इस ऑफिस को यूज नहीं किया, एक्सपेंस तो हमारा 1 महीने के बाद होगा। तो 1 जनवरी को आप डबल एंट्री करोगे, डेबिट एडवांस रेंट, और आप कहोगे क्रेडिट कैश 300, डेबिट एडवांस रेंट 300, क्रेडिट कैश 300। क्योंकि फर्स्ट, अच्छा एडवांस रेंट क्या है, ये आपका एसेट है, एसेट आपका बढ़ गया क्योंकि आपने एडवांस दिया हुआ है, तो ये आपका एसेट है, और क्रेडिट आपने कैश को कर दिया है। जब 1 महीना खत्म हो जाएगा तो 31 जनवरी 2021 को, अब आपने, आप अगर गौर करो ना, तो मैंने यहां पर एक्सपेंस बुक नहीं किया, यहां पे मैंने एक्सपेंस का कोई लफ्ज यूज नहीं किया, मैंने कहा एडवांस रेंट, एक्सपेंस नहीं कहा, रेंट एक्सपेंस नहीं कहा, क्योंकि एक्सपेंस तो अभी हुआ ही नहीं है। हाँ, 31 जनवरी को जब 1 महीना गुजर गया है, तो अब मैंने अपना 1 महीने का एक्सपेंस बुक करना है। अब मेरा 300 रेंट है, वो 3 मंथ्स का है, 3 महीने का है ना, तो 1 महीने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लिखूंगा डेबिट रेंट एक्सपेंस 100, और मैं लिखूंगा क्रेडिट एडवांस रेंट 100। ये मेरा एडवांस रेंट जो एसेट था ये कम हो गया। मिसाल के तौर पे जब पहली ट्रांजैक्शन हुई तो आपके पास एडवांस रेंट का एक टी अकाउंट था, आपने इसमें 300 का डेबिट कर दिया, ये एडवांस रेंट आप देखो आपने डेबिट किया हुआ, डेबिट एडवांस रेंट। और जब आपने, ये आपके पास दूसरा लेजर रेंट एक्सपेंस का था, जब 1 महीना पूरा हुआ तो एडवांस रेंट क्रेडिट हो गया 100 और रेंट एक्सपेंस आपका डेबिट हो गया, एडवांस रेंट, और यहां पे लिखूंगा रेंट एक्सपेंस, और रेंट एक्सपेंस और यहां पे लिखूंगा एडवांस रेंट। आपको याद होगा वो लेजर में हम ऑपोजिट साइड लिखते थे। तो एडवांस रेंट कम हुआ है किससे, रेंट एक्सपेंस से, रेंट एक्सपेंस डेबिट हुआ है किससे, एडवांस रेंट से। देखो इस दूसरी ट्रांजैक्शन में मैंने कैश नहीं लिखा, क्योंकि कैश तो हमने ऑलरेडी पे कर दिया वह पहली दफा, हमने कैश पे कर दिया वह पहली दफा। हमने दूसरी ट्रांजैक्शन में 31 जनवरी को कैश नहीं लिखना, अब क्या लिख रहे हैं, एक्सपेंस। तो अब 31 जनवरी को हमने एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज किया, एक्सपेंस को इंक्रीज किया, और हमने एडवांस रेंट को कम करवा दिया। इसी तरीके से यही ट्रांजैक्शन आपने 28 फरवरी 28, क्योंकि फरवरी में 28 दिन होते हैं आमतौर पे, एक साल में 29 होते हैं, 4 साल के बाद आमतौर पे तो 28 ही होते हैं। तो यही ट्रांजैक्शन आपकी जो है ये दोबारा रिपीट होगी, आप दोबारा लिखोगे डेबिट रेंट एक्सपेंस 100, और आप लिख दोगे क्रेडिट एडवांस रेंट 100। तो क्या कर रहा हूं मैं, एडवांस रेंट जो कि मेरा एसेट था उसको मैं मजीद यहां पे कम कर रहा हूं 100 से,
और यहां पे लिखूंगा रेंट एक्सपेंस, और रेंट एक्सपेंस में $100 डेबिट कर रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं एडवांस रेंट। तो अब क्या हो गया कि 2 महीने गुजर गए, हमारा पास जो एडवांस हमने जो दिया हुआ था, जो कि हमारा एसेट था, इनिशियली 300 का था, अभी 100 उसमें से चला गया, 100 चला गया, एक 100 का एसेट रह गया। और ये रेंट एक्सपेंस जनवरी में आ गया और ये रेंट एक्सपेंस फरवरी में आ गया। देखो, जिस दिन हमने पैसे दिए 1 जनवरी 2021, हमने वहां पे एक्सपेंस नहीं बुक किया, क्योंकि एक्रूवल कहता है कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड टू विच दे बिलोंग, इन द पीरियड टू विच दे बिलोंग। तो ये जो रेंट है ये किस पीरियड को बिलोंग करता है? हमने जनवरी में 300 दिया है, लेकिन क्या रेंट एक्सपेंस जनवरी का 300 है? नहीं। $300 जो हमने दिया है वो जनवरी का नहीं है, वो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का है। तो लिहाजा हमने इसको जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने में लिखना है। इसी तरीके से अब मुझे तीसरी भी एक ट्रांजैक्शन बनानी पड़ेगी। मैं लिखूंगा दोबारा डेबिट रेंट एक्सपेंस, वही 100, और यहां पे लिख दूंगा क्रेडिट एडवांस रेंट। ये मेरा एसेट था, मजीद 100 कम हो गया। तो अब क्या हुआ, मैं यहां पे जाके मैंने दोबारा 100 का रेंट एक्सपेंस लिख दिया, और यहां पे मुझे दोबारा मार्च के महीने में एडवांस रेंट को कम कर दिया। तो अब आप देखो कि जनवरी में 100, फरवरी में 100, मार्च में 100। जी प्लीज पूछो। ओके, तो इस तरीके से एक्रूवल क्या कहता है कि आप कोई चीज कैश तो आपने भले दे दिया या कैश आपने भले ले लिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक्सपेंस हो। देखो, जनवरी के महीने में 300 दिया, लेकिन जनवरी में जब दिया 1 जनवरी को तो कैश लिखा है, एक्सपेंस नहीं लिखा। 31 जनवरी को पहली दफा $100 का रेंट एक्सपेंस लिखा, फिर 28 फरवरी को फिर रेंट एक्सपेंस लिखा, 31 मार्च को फिर रेंट एक्सपेंस लिखा। और इसके नतीजे में जब आपका लेजर्स बनेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपका जनवरी में और आपका फरवरी में और आपका मार्च में जो रेंट एक्सपेंस है वो 100, 100 और 100 हर महीने में बराबर बराबर। और देखो मुझे कितनी ट्रांजैक्शंस करनी पड़ी, मुझे 4 ट्रांजैक्शंस यहां पे लगानी पड़ी। पहली ट्रांजैक्शन में मैंने कैश रिसीव किया है, और उसके बाद 3 ट्रांजैक्शंस मैंने बनाई है हर महीने का रेंट एक्सपेंस चार्ज करने के लिए, 1 2 3, और यहां पे नहीं, सॉरी, हाँ, 1 2 3 और 4, 4 मुझे ट्रांजैक्शंस लगानी पड़ी हैं इसको पूरा करने के लिए। अगर ये कैश बेस्ड अकाउंटिंग होती, इमेजिन कि ये कैश बेस्ड अकाउंटिंग होता और आपने जनवरी के महीने में वही $300 दिया हुआ है एडवांस रेंट के तौर पर 3 महीने के लिए। अब कैश क्या कहता है, कैश बेस्ड अकाउंटिंग जिसको कि हम फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैश बेस्ड अकाउंटिंग कहता है ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड टू व्हेन कैश चेंजेस हैंड्स। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश चेंजेस हैंड्स, व्हेन कैश चेंजेस हैंड्स, जहां पे आपने पेमेंट कर दी आपने ट्रांजैक्शन को वहीं पे लिखना है। तो कैश बेस्ड अकाउंटिंग में आप लिखते कि डेबिट रेंट एक्सपेंस 300, और क्रेडिट आप लिख देते कैश 300। और आप ये कब लिखते, आप ये लिखते 01/01/2021, जिस डेट को आपने कैश पेमेंट की उसी डेट में सारे का सारा एक्सपेंस लिख दिया। तो अब जब इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो रेंट एक्सपेंस जो है वो ऐसे नजर आएगा कि जनवरी के महीने में 300, क्योंकि हमने यहां पे किया है। अब फरवरी में तो कुछ पे नहीं करना ना, क्योंकि 3 महीने का दे दिया, फरवरी में तो कुछ नहीं देना, फरवरी में कैश नहीं दिया जाएगा, तो फरवरी में 0, क्योंकि फरवरी में कैश पेमेंट है ही नहीं, और मार्च में 0। तो अब अगर तुम गौर करो
कि कैश बेस्ड अकाउंटिंग बहुत आसान हुई, हमने सिर्फ एक ही डबल एंट्री रिकॉर्ड की है और उस एक डबल एंट्री के साथ ही हमने इस ट्रांजैक्शन को खत्म कर दिया। लेकिन लेकिन नतीजे के में हमें जो स्टेटमेंट नजर आती है वो बहुत अच्छी नहीं है। ये लगता है कि जनवरी में रेंट एक्सपेंस 300 हो गया है, फरवरी में 0 है, मार्च में 0 है। ये कैसे मुमकिन है कि जनवरी में 300, फरवरी में तुम वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट बैठे हुए हो, मार्च में फ्री ऑफ कॉस्ट बैठे हुए हो? तो ये अच्छी नहीं है और हम इसको फॉलो नहीं करते आईएफआरएस में। हम आईएफआरएस में इसको फॉलो करते हैं। काम थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 4 ट्रांजेक्शन्स लगानी पड़ जाएंगी, 1 2 3 4, लेकिन एंड ऑफ द डे आप जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करोगे दैट विल मेक सेंस कि जनवरी का $100, फरवरी का $100, मार्च का $100। अब ये मैंने आपको एक एक्सपेंस की एग्जांपल दे दी है। अब मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल दे दूं। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि ये जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये अपना इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है ये साल के शुरू में ले लेती हैं, 12 महीने की एडवांस पेमेंट लेती हैं। तो लेट सपोज कि एक इंश्योरेंस कंपनी है और उसने पेमेंट रिसीव की है एडवांस में, तो वो कैसे उसकी ट्रांजैक्शन होगी? उसकी ट्रांजैक्शन होगी एडवांस इंश्योरेंस फॉर एग्जांपल, or you can call it advance insurance or you can call it insurance premium, whatever, received, let's suppose $12,000 फॉर फुल ईयर। यानी इंश्योरेंस कंपनीज को आप इंश्योरेंस प्रीमियम हर महीने नहीं पे करते, आप साल के शुरू में पूरा पे कर देते हो। आपकी गाड़ी थी, आपने इंश्योर करनी थी, आपका ऑफिस था, आपकी इक्विपमेंट था, जो भी था, पूरे साल का इंश्योरेंस एक दफा दे देते हो। अब मसला ये है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है उसने जो ये जनवरी में और लेट सपोज कि ये लिया है 1 जनवरी को। अब 1 जनवरी को उसने पेमेंट तो रिसीव कर ली है, लेकिन अभी उसने आपको कोई सर्विस तो पे नहीं की, तो वो इसको रेवेन्यू के तौर पे नहीं रिकॉर्ड करेगा। रेवेन्यू तो तब होगा ना जब वो आपको कोई सर्विस आपको डिलीवर कर दे। जब तक सर्विस डिलीवर नहीं की जा रही उस वक्त तक रेवेन्यू की तो बात ही नहीं आ रही। मैं 1 जनवरी को जाके एक इंश्योरेंस कंपनी को $12,000 देता हूं, तो इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं कह सकती कि मैंने 12,000 कमा लिया एक दिन में। वो 12,000 एक दिन के लिए नहीं दिया गया, वो 12,000 पूरे एक साल के लिए दिया गया है। तो उसको फिर ये उसके लिए ये क्या है? एडवांस रेवेन्यू, जिसको आप डिफर्ड इनकम भी कहते हो। इसको मैं आगे चल के आपको बता दूंगा एडवांस के इसमें प्रीपेड एक्सपेंस है और एक्रूड एक्सपेंस है, एडवांस इनकम है, और वो सारे मैं भी आपको आगे चल के बताता हूँ। तो ये जो 12,000 इंश्योरेंस कंपनी ने रिसीव किया है ये असल में एडवांस इनकम है। एडवांस इनकम या जिसको कि आप एडवांस रेवेन्यू भी कहते हो। तो इसमें अब इंश्योरेंस कंपनी कैसे रिकॉर्ड करेगी? इंश्योरेंस कंपनी कहेगी डेबिट कैश या बैंक जो भी है, इनके पास 12,000 आया, और ये क्रेडिट में रेवेन्यू नहीं कहेगा, ये क्रेडिट में कहेगा डिफर्ड रेवेन्यू। डिफर्ड रेवेन्यू या एडवांस इनकम एक ही चीज है। ओके, आप इसको एडवांस इनकम भी कह सकते हो, एडवांस इनकम कह लो, एडवांस रेवेन्यू कह लो, डिफर्ड रेवेन्यू कह लो, डिफर्ड इनकम कह लो, एक ही बात है। कितना? 12,000। अब याद रखना ये कैश इसके लिए एसेट है, ये इनका इसका इंक्रीज हो रहा है तो इसने डेबिट किया, और ये डिफर्ड इनकम इसकी लाइबिलिटी है। जब भी आप किसी से पैसे एडवांस में लेते हो, अभी आपने काम नहीं किया, तो वो आपकी लाइबिलिटी होती है। देखो ना, मनीष इधर बैठा हुआ है, मनीष को मैंने बोला मनीष लेट सपोज आप घर का कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, रेनोवेशन का काम करते हो। मैंने मनीष को बुलाया कि मनीष यार ये मेरा अपार्टमेंट को रेनोवेट करना है, कितना पैसा? मनीष ने बोला सर $5,000। मैंने बोला मनीष ये लो, मैं आपको $2,000 एडवांस दे रहा हूं, कब से काम शुरू करोगे? बोला सर मैं मंडे से काम शुरू कर देता हूं। तो मैंने आपको मनीष $2,000 का एडवांस दे दिया। मंडे को आपको फोन किया, यार किधर हो? तुमने बोला सर मैं तो आज नहीं आ सकता, कहीं और पे हूं, 2 दिन के बाद आऊंगा। 2 दिन के बाद फिर फोन किया कि मनीष कब काम शुरू करना है? मनीष ने बोला सर अगले मंडे को स्टार्ट करूंगा। अगला मंडे भी आ गया, फिर फोन किया, मनीष किधर हो? मनीष ने बोला सर अभी नहीं आ सकता, मेरे कोई और प्रॉब्लम हो गया। तो अब मैं क्या कहूंगा मनीष से? मैं कहूंगा भाई वो आपको जो एडवांस दिया वो वापस कर दो। अगर आपने काम नहीं करना तो वो मुझे पैसे वापस कर दीजिए,
और आपको भी वो पैसे मुझे वापस देने पड़ेंगे, क्योंकि अभी आपने वो पैसे कमाए नहीं है, आपने तो अभी काम ही कुछ नहीं किया। वो जो 2000 मैंने आपको दिया है वो आपके लिए डिफर्ड इनकम है, जो कि आपकी लाइबिलिटी है। अगर आप वो सर्विस डिलीवर नहीं कर सकते तो आपको वो पैसे मुझे वापस करने हैं। तो इसी तरीके से जब ये इंश्योरेंस कंपनी अपना ये पैसे रिसीव करेगी $12,000 एडवांस पेमेंट में, तो ये असल में अपने पास एक तरफ तो एसेट को बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ अपने पास लाइबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। अब जब एक महीना गुजर जाएगा, फर्स्ट मंथ खत्म हुआ, तो 31 जनवरी को 2021 जो भी है, अब एक महीना गुजर गया है। अब इसके पास 12,000 का जो इसने कलेक्ट किया था रेवेन्यू और प्रीमियम, ये एक साल के लिए था। तो इसका मतलब है इसकी एनुअल जो रेवेन्यू और मंथली जो रेवेन्यू है वो 1,000 है, क्योंकि 12,000 तो पूरे साल का है, तो एक मंथ का 1,000 होगा। तो अब एक महीना गुजरने के बाद ये एक महीने के रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर सकता है। अब ये क्या करेगा, डेबिट ये डिफर्ड रेवेन्यू जिसको कि आप एडवांस इनकम कहेंगे 1,000, और क्रेडिट रेवेन्यू। देखो अब पहली दफा इसने रेवेन्यू का लफ्ज लिखा, अब इसने इनकम कमाई है। यहां पे मैंने रेवेन्यू नहीं लिखा हुआ, यहां मैंने डिफर्ड रेवेन्यू लिखा है जो कि लाइबिलिटी है। अब एक महीना जब गुजर गया तो ये लाइबिलिटी अब कम हो रही है। जब इसने लिया था तो इसका ये डिफर्ड रेवेन्यू 12,000 लाइबिलिटी के तौर पे नजर आ रहा था। एक महीने के बाद ये 1,000 यहां पे डेबिट हो जाएगा, और कहां से डेबिट हो जाएगा, रेवेन्यू से डेबिट हो जाएगा। अब इस ट्रांजैक्शन में मैंने क्या किया, यहां पे मैंने लाइबिलिटी को कम कर दिया है, लाइबिलिटी को कम कर दिया है, और यहां पे मैंने इनकम को बढ़ा दिया है, इनकम बढ़ा दी है। और ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये वाली जो ट्रांजैक्शन है, ये 12 दफा रिपीट होगी, 12 टाइम्स, हर महीने के आखिर में। फरवरी के एंड में यही ट्रांजैक्शन रिपीट होगी, मार्च के एंड में यही ट्रांजैक्शन रिपीट होगी। तो हर महीने जनवरी में 1,000 का रेवेन्यू बुक करूंगा, फरवरी में 1,000 का रेवेन्यू, मार्च में 1,000 का रेवेन्यू, अप्रैल में 1,000 का रेवेन्यू। तो जो रेवेन्यू होगा वो एक दफा से 12,000 नजर नहीं आएगा, बल्कि हर महीने में 1,000 1,000 1,000 आता चला जाएगा। ये यानी हम स्प्लिट कर रहे हैं अपने एक्सपेंसेस हो या इनकम हो उनको उस पीरियड में जिस पीरियड से कि वो बिलोंग करते हैं। अच्छा, अब ये मैंने थोड़ा सा आपको असल में मिसमैच कर दिया, मैं थोड़ा सा आगे चला गया हूं। बीच में एक दो बातें बड़ी बेसिक, जो ज्यादा बेसिक थी, जो मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, वो मैंने नहीं बताई, उसको अब बता देता हूं। मैं ऐसे समझ लो कि एक स्टेप नंबर 3 पे चला गया, दरमियान में से सेकंड स्टेप मैं किसी वजह से मिस कर गया। खैर मिस तो नहीं किया, अभी भी इधर ही है। एक्रूवल हम क्यों करते हैं, यानी एक्रूड ये जो है आपका कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। देखो मनीष, आपके पास घर में, ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी का आपका कनेक्शन है। आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया जून के महीने में $100 का, आपने पे नहीं किया। अब अगर तो हम कैश बेस्ड अकाउंटिंग में जा रहे हैं, तो हम जून के महीने में हमने पे नहीं किया तो आप लिखोगे 0, आपका जी पैसे नहीं है तो आपने नहीं पे किया। जुलाई के महीने में फिर आपका $100 का बिल आया और आपने नहीं पे किया, और आपने एक्सपेंस लिख दिया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 0। तो जून में क्या लिखते हो, क्योंकि आप पे नहीं कर रहे हैं, कैश बेस्ड अकाउंटिंग तो कहती है कि जहां पे एक्सपेंस इनकम पे कर एक्सपेंस पे करोगे वहां पे लिखोगे। तो क्योंकि मैं जून में पे कर ही नहीं रहा, तो मैं लिखूंगा इनकम स्टेटमेंट में मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 0 फॉर जून, फॉर जुलाई अगेन 0। अगस्त का महीना आया, दोबारा आपको $100 की इनवॉइस आई, आपने नहीं लिखा, आपने पे नहीं किया, पैसे ही नहीं है, तो आपने अगस्त में भी 0 लिख दिया। अब पता है क्या होगा, सितंबर में आके उन्होंने आपकी बिजली काट दी, क्योंकि आपने 3 महीने से बिल नहीं पे किया। तो सितंबर में उन्होंने आपका कनेक्शन काट दिया कि भाई पैसे जमा कराओ, तो फिर आपका कनेक्शन खोल देते हैं। अब सितंबर का भी बिल 100 का आया हुआ था। अब आपकी जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी काट दी, तो फिर आप मजबूरी में भागा भागा गए और आपने जाके 400 पे कर दिया।
और आपने डबल एंट्री की, डेबिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 400, क्रेडिट कैश 400। यानी कैश बेस्ड अकाउंटिंग कहती है जहां पे कैश पे करोगे वहां पे लिखोगे, क्योंकि जून जुलाई अगस्त में कुछ पे किया ही नहीं हुआ, तो लिहाजा 400 जाएगा। और सितंबर के महीने में जहां जाके तुमने 400 पे किया है, फिर उधर जाके सारे का सारा लिखोगे। और जाहिर सी बात है कि ये रियलिस्टिक पिक्चर नहीं है। हम जून के महीने में हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, हमने जुलाई में भी यूज की है, हमने अगस्त में भी यूज किया है। पैसे नहीं दिए वो एक अलग बात है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम तो कर रहे हो ना, एक्सपेंस तो हो रहा है, लेकिन लिख नहीं रहे। तो हम इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे। हम मेथड फॉलो करेंगे एक्रूवल वाला। एक्रूवल मेथड कहता है कि आप पेमेंट करो या ना करो, अगर एक्सपेंस किसी पीरियड से बिलोंग करता है तो उसको उस पीरियड में लिखना है। मिसाल के तौर पे जब जून का इलेक्ट्रिसिटी बिल $100 का आया और मैंने पे नहीं किया, तो मैं लिखूंगा डेबिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 100, क्रेडिट इलेक्ट्रिसिटी पेएबल, ये मेरी लाइबिलिटी बन गई 100। कैश नहीं लिख रहा क्योंकि पे नहीं किया, तो एक तरफ तो मैं अपने एक्सपेंस को बुक कर रहा हूं और एक तरफ मैं अपनी लाइबिलिटी को बुक कर रहा हूं क्योंकि मैंने पे नहीं किया हुआ। ठीक है, तो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट होगा पेएबल का, लाइबिलिटी का, उसमें $100 की लाइबिलिटी नजर आ रही है। फिर जब जुलाई का महीना आया, उन्होंने दोबारा मुझे $100 का बिल पे भेज दिया, मेरे पास दोबारा पैसे नहीं है, तो मैंने लिख दिया दोबारा डेबिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 100, क्रेडिट इलेक्ट्रिसिटी पेएबल 100। तो 100 मैंने पेएबल में दोबारा लिख दिया। अब देखो इनकम स्टेटमेंट में ये भी चला गया, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस भी चला गया, हर महीने का एक्सपेंस भी इनकम स्टेटमेंट में जा रहा है और लाइबिलिटी भी बुक हो रही है। अगर एक्रूवल मेथड कर रहा हूं तो फिर मैं जून में एक्सपेंस भी लिख रहा हूं, जुलाई में एक्सपेंस भी लिख रहा हूं और इधर लाइबिलिटी भी बुक कर रहा हूं। फिर अगस्त का महीना आएगा, दोबारा मैंने पेमेंट नहीं की, मुझे दोबारा 100 का बिल आया, मैंने पेमेंट नहीं की, तो मैंने, लेकिन एक्सपेंस तो मैंने बुक करना ही करना है, एक्सपेंस तो मैंने लिखना ही लिखना है, और क्रेडिट मैंने कह देना है इलेक्ट्रिसिटी पेएबल। अब ये भी इधर लिख दिया 100। तो अब मेरे पास पेएबल में 300 लाइबिलिटी नजर आ रही है, मेरा जो पेएबल लेजर है वो उसका बैलेंस बढ़ता चला जा रहा है। अब आ गया जनाब सितंबर का महीना। सितंबर के महीने में भी उन्होंने दोबारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल भेजा और मुझे अपना एक्सपेंस बुक करना है, डेबिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 100, क्रेडिट इलेक्ट्रिसिटी पेएबल, बिल्कुल ही ये तो मौजे लगी हुई है, पेमेंट ही कोई नहीं करवा रहा मैं, 100 मैंने दोबारा लिख दिया। इसके बाद वो आ गए और उन्होंने जनाब हमारा कनेक्शन काट दिया और बोला भाई आपके पास ये 4 बिल है 100 के, इनको पे करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हम रिस्टोर करेंगे। फिर कहीं ना कहीं से पैसे इधर उधर से पकड़े भागे भागे गए कि यार अब तो ये पे करना ही करना है। तो फिर सितंबर में ही दोबारा मैंने 400 पे किया। अब क्या कर रहा हूं, 400 पे करने जा रहा हूं, और इसको गौर से देखो क्या लिखूंगा, लिखूंगा डेबिट इलेक्ट्रिसिटी पेएबल 400, क्रेडिट कैश 400। अब देखो मैंने इस ट्रांजैक्शन में एक्सपेंस नहीं लिखा क्योंकि एक्सपेंस तो हमने पहले बुक कर दिया हुआ है, ये ट्रांजैक्शन तो सिर्फ पेमेंट की है। एक तरफ मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, 0। 400 पे किया तो 1 2 3 4 ये पेबल के लेजर को डेबिट कर दिया, लाइबिलिटी मेरी कम हो गई, उसको डेबिट कर रहा हूं, कैश मेरा कम हो गया, उसको क्रेडिट कर रहा हूं। तो डेबिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, आई एम सॉरी, डेबिट इलेक्ट्रिसिटी पेएबल, क्रेडिट कैश। एक्सपेंस नहीं लिखूंगा क्योंकि एक्सपेंस मैं ऑलरेडी पिछले महीनों में लिख ही चुका हूं, एक्सपेंस तो मैंने लिख दिया है, उसकी मुझे दोबारा जरूरत नहीं है। तो अब इसमें यह भी याद रखना कि बाज दफा ये होगा कि महीने के आखिर में, मंथ एंड पर, आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से इनवॉइस ही नहीं आई हुई मेरे भाई। देखो ना, 1 जून से बैठे हुए हो, लेट सपोज आज आपका पहला महीना है,
आपने ऑफिस खोला नया, जनवरी 1 में आपने आकर कीज ली और आपने अपना ऑफिस स्टार्ट किया। जब 31 आया तो आपके पास इनवॉइस नहीं आई हुई या बिल नहीं आया हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमतौर पे बिल को बाद में भेजता है, पोस्ट पेमेंट होती है, प्री पेमेंट नहीं होती। पोस्ट पेमेंट से मुराद है इस्तेमाल कर लो, बाद में पैसे दे देना। तो ये आपको फरवरी में कहीं पे, फरवरी की 5 या 4 या 6 तारीख को आपको बिल पे करेंगे, बिल आपको भेजेंगे कि भाई इसको पे कर दो। ये फरवरी में जो बिल आ रहा है ये जनवरी के महीने के लिए, लेकिन 31 जनवरी जब मंथ क्लोज हो रहा है तो उस वक्त तक तो मेरे हाथ में कोई बिल है ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी, मुझे पता ही नहीं है कि क्या पे करूं, मुझे तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं मिला। तो फिर क्या करूं? क्या मैं ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि मेरे पास कोई, मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज तो की है लेकिन मेरे पास बिल नहीं है, तो क्या मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जीरो लिख सकता हूं? इसका जवाब है कि जी नहीं, आप नहीं जीरो लिखेंगे, क्योंकि आपने खर्च किया है, आपको पता है कि आपने खर्च किया है। तो भाई क्या लिखूं इधर, मेरे पास तो बिल आया ही नहीं है, तो क्या लिखूं? जाओ जाके अपना वो जो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है, जो लगा हुआ इलेक्ट्रिसिटी मीटर, उसके ऊपर जाके देखो क्या नंबर्स हैं, क्या रीडिंग है, कितने यूनिट्स तुमने यूज कर लिए हैं। लेट सपोज तुमने 300 यूनिट यूज कर लिए, एक यूनिट कितने का आता है? एक यूनिट आई डोंट नो 40 सेंट्स का आता है। अगर 40 सेंट्स का आता है तो $120 का एक्सपेंस बुक करो। ये एक्सपेंस एक एस्टिमेट के तौर पे बुक हो रहा है, हो सकता है कि आगे चल के बिल $10 $15 कम या ज्यादा आ जाए, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। एस्टिमेट के तौर पे भी लिखूंगा तो लिखूंगा, कल को जब बिल, एक्चुअल बिल आएगा और एक्चुअल अमाउंट कम या ज्यादा होगी तो फिर मैं इसको एडजस्टमेंट करवा लूंगा। मिसाल के तौर पे कैसे करवा लूंगा अभी देख लेते हैं। हमने सोचा कि अब 31 जनवरी तक हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आया नहीं है। अब इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त रेंट एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, फ्यूल एक्सपेंस सारे के सारे लिखने हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी लिखना है। आया तो कुछ भी नहीं है, अभी हाथ में डॉक्यूमेंट तो है नहीं। तो फिर क्या करूंगा? जाके वो अपने यूनिट काउंट करूंगा, उन यूनिट्स की बेस पर जो टैरिफ है, जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस है, जो रेट है, उससे मल्टीप्लाई करके 120 मेरा एस्टिमेट है। और मैं यहां पे लिख दूंगा डेबिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 120 एंड क्रेडिट पेबल्स, ये मेरे पेबल्स हैं, एक्रूड्स हैं, एक्रूवल्स हैं, जो भी है 120 लिख दूंगा। और ये कब लिखूंगा? ये लिखूंगा 31 जनवरी को। अब ये तो मैंने लिख दिया कि यार, क्योंकि कुछ ना लिखने से कुछ लिखना बेहतर है। एक तो ये ना कि आप बिल्कुल ही जीरो लिख दो, तो मैं कहूंगा भाई ये क्या लॉजिक है आपकी कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जीरो, मुफ्त में तुम्हें बिजली मिल रही है क्या? बोलोगे नहीं सर मुफ्त में तो नहीं मिल रही, तो भाई फिर कुछ एस्टिमेट करके लगा दो ना, जीरो लिखने से 120 लिखना बेहतर है। अब क्या हुआ कि जब महीने की 4 तारीख आई तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने हमें एक्चुअल बिल भेज दिया। अब हमें एक्चुअल बिल आ गया, और एक्चुअल बिल कितने का आया है? 130 का आ गया, $10 ज्यादा, हमारे एस्टिमेट की निस्बत $10 ज्यादा। तो कोई बात नहीं, दोबारा से एक और डबल एंट्री लगा देंगे, डेबिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस $10, क्योंकि 120 तो मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, तो 130 करके 10 मजीद लगा दूंगा और क्रेडिट कर दूंगा पेबल्स को $10। तो अब क्या हुआ कि मैंने पहले वहां पे 120 लगाया हुआ था, 10 अब मैंने इधर लगा दिया। अब उसके बाद मैंने 6 जनवरी को इसकी पेमेंट करनी है। अब 6 जनवरी को जाके मैं पेमेंट कर दूंगा, डेबिट मेरे पेबल्स, क्योंकि लाइबिलिटी कम हो जाएगी, लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी 130, और क्रेडिट मैं कर दूंगा कैश 130। तो ये एक और मैंने आपको एग्जांपल दे दी है। देखो कितनी एग्जांपल दे दी है, एडवांस रेंट की दे दी एक्सपेंस के तौर पे, एडवांस इंश्योरेंस की दे दी इनकम के तौर पर। अब ये मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी, ये सब रियल लाइफ के सिनेरियो आपको बता रहा हूँ। ये सारी वो एग्जांपल्स हैं जो कि आपको इस टॉपिक को
इम्तिहान के लिए समझने के लिए तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि रियल लाइफ में कैसे होती है अकाउंटिंग। जब आप किसी ऑफिस में जाके काम करोगे तो क्या करोगे, ऐसे करोगे। अब एक और चीज देख लो, आखिरी चीज है, उसके बाद फिर मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स पे आ जाऊंगा। ये लास्ट एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को खत्म करके फिर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पे आ जाएंगे। एक और चीज बड़ी पॉपुलर है जी, सैलरीज। देखिए सैलरीज में क्या होता है, आमतौर पे आपको पता है कि बहुत सारे ऑफिसेज ऐसे हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि सैलरी आप एक महीना काम करते हो तो अगले महीने की फर्स्ट को या सेकंड को या फिफ्थ को पे करते हैं। मिसाल के तौर पे अक्टूबर की सैलरी जो होती है बहुत सारी कंपनीज में, अक्टूबर की सैलरी जो होगी वो नवंबर की फिफ्थ तक पे हो जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक पे हो जाएगी। तो अक्टूबर की सैलरी आप अक्टूबर में नहीं देते, क्योंकि 31 अक्टूबर को मंथ को क्लोज करते हो। फिर कुछ कैलकुलेशंस होनी होती हैं, कोई ओवर टाइम कैलकुलेट करने हैं, कोई डिडक्शंस कैलकुलेट करनी है, कोई एडवांसेस कैलकुलेट करने हैं, कोई और चीजें कैलकुलेट करनी है। तो नवंबर के फर्स्ट वीक में सैलरी दी जाती है। कुछ ऑफिसेस सेम मंथ में दे देते हैं कि अक्टूबर की सैलरी अक्टूबर के आखिर में दे देते हैं, लेकिन ये बहुत कम है। ज्यादातर कंपनीज अक्टूबर की सैलरी को नवंबर के फर्स्ट वीक में दे रहे हैं। तो अब 31 अक्टूबर को हमने सैलरी तो दी नहीं है, 31 अक्टूबर को तो हमने सैलरी पे नहीं की, हमारा स्टाफ तो मौजूद है। तो अब हम क्या कहेंगे, हमारा सैलरीज एक्सपेंस जीरो है क्या? जीरो तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो लिखना है। पे तो किया नहीं है, एग्जैक्ट तो पता नहीं है, हम कैलकुलेट करेंगे एक एस्टिमेट और उसके तौर पे लिखेंगे डेबिट सैलरीज एक्सपेंस। लेट सपोज हमने एस्टिमेट किया है $50,000। देखो अगर इसको नहीं लिखोगे ना, अगर ये डबल एंट्री में ये डेबिट सैलरीज एक्सपेंस की डबल एंट्री नहीं लगाओगे तो अक्टूबर की इनकम स्टेटमेंट में सैलरीज का एक्सपेंस नहीं जाएगा और अक्टूबर की इनकम स्टेटमेंट में नजर आएगा सैलरीज एक्सपेंस जीरो, विच डज नॉट मेक सेंस। और यहां पे मैं लिख दूंगा सैलरीज पेएबल। तो क्या कर रहा हूं कि अक्टूबर के आखिर में एक तरफ तो मैं अपना एक्सपेंस बुक कर रहा हूं और दूसरी तरफ मैं अपनी लाइबिलिटी बुक कर रहा हूं कि भाई मेरा सैलरीज का एक्सपेंस 50,000 है और क्योंकि अभी नहीं दिया हुआ तो लिहाजा ये पेबल के अंदर रख के 50,000 नजर आ रहा है, ये लाइबिलिटी है। और फिर हमारा जो सैलरी पेमेंट डे है वो 5 नवंबर है। जब 5 नवंबर आएगी तो सैलरीज को कैलकुलेट करके हम पे करेंगे और फिर हम कह देंगे डेबिट सैलरीज पेबल। ये जो हमने लाइबिलिटी बनाई थी अब हम इस लाइबिलिटी को खत्म कर देंगे और यहां पे हम कह देंगे क्रेडिट बैंक और क्रेडिट कैश, जो भी आपने करना है। तो ये ऐसे होता है जी। ये आपने एक्रूवल की एंट्री लगा दी, यहां पे क्या किया आपने, एक्रूड एक्सपेंस बुक कर दिया, एक्रूड एक्सपेंस। अब एक्रूड एक्सपेंस क्या होता है, अब ये मैं अब आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी जो मैंने बोला कि एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। एक्रूड एक्सपेंस मींस कि वो एक्सपेंस जो हो तो गया लेकिन आपने अदा नहीं किया। तो हमने यहां पे अपना एक्सपेंस बुक किया और यहां पे हमने अपनी लाइबिलिटी बुक की। अगली ट्रांजैक्शन में हमने अपना लाइबिलिटी को पे कर दिया और कैश को कम कर दिया। अब तुम गौर करो, इस पहली ट्रांजैक्शन में मैंने कैश नहीं लिखा क्योंकि कैश तो दिया ही नहीं गया, मैंने सिर्फ एक्सपेंस को और लाइबिलिटी को लिखा है। और इस दूसरी ट्रांजैक्शन में मैंने एक्सपेंस नहीं लिखा क्योंकि एक्सपेंस तो ऊपर लिख दिया हुआ है, यहां तो मैं सिर्फ लाइबिलिटी को पे कर रहा हूं, यहां तो सिर्फ लाइबिलिटी को पे कर रहा हूं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में एक्सपेंस बुक कर दिया, सेकंड में उस एक्सपेंस को पे कर दिया। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है, चार तरह की आइटम्स होंगी इस पूरे के पूरे चैप्टर में। पहले को मैं कहूंगा एक्रूड एक्सपेंस। ये जो मैंने ऊपर एक लफ्ज यूज किया है कि वो जो सैलरीज का एक्सपेंस है वो एक्रूड एक्सपेंस है। 31 अक्टूबर को आपने सैलरी पे नहीं की हुई, 31 अक्टूबर को आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया हुआ, इसको हम एक्रूड एक्सपेंस कहेंगे। एक्रूड एक्सपेंस मींस एक्सपेंस इनकर्ड नॉट येट पेड।
एक्सपेंस तो हो गया है लेकिन अभी हमने पे नहीं किया और ये हमारा लायबिलिटी है। सैलरीज हो गई, पूरा महीना गुजर गया, स्टाफ को सैलरीज देनी है, अभी नहीं दी हुई, तो लायबिलिटी है। एक्सपेंस इनकर्ड नॉट येट पेड। और दूसरा आपके पास है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस नॉट येट इनकर्ड बट पेड। ये आपका एसेट है, ये आपका एसेट है। एक्सपेंस नॉट येट इनकर्ड बट पेड। मिसाल के तौर पे जो आप पोस्ट पेड कोई भी एक्सपेंस, इसको आप पोस्ट पेड और प्रीपेड होता है, ये एक्रूड आपका पोस्ट पेड कहलाता है, प्रीपेड ये आपका प्रीपेड कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे वो इंश्योरेंस का प्रीमियम जो आपने 1 जनवरी को 12,000 इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया, आपके लिए वो प्रीपेड एक्सपेंस है, क्योंकि आपने पे तो कर दिया है लेकिन अभी आपने उसको यूज नहीं किया उस फैसिलिटी को। आपके लिए वो प्रीपेड एक्सपेंस है, उनके लिए वो लाइबिलिटी है। तीसरी चीज आपके पास होगी एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या है? इनकम अर्न्ड, कमा लिए पैसे, नॉट येट रिसीव्ड, लेकिन अभी हमें ये पैसे मिले नहीं है। ये क्या है? ये भी आपका एसेट है, ये भी एसेट है आपका और ये भी एसेट है आपका। प्रीपेड एक्सपेंस भी आपका एसेट है, एक्रूड इनकम भी एसेट है। एक्रूड इनकम से मुराद ये कि आपने कोई काम कर दी है, कोई चीज डिलीवर कर दी है, अब आप अपनी पेमेंट का इंतजार कर रहे हो। आपने मुझे बोला कि भाई ये मेरा फलां चीज को ठीक कर दो, कितना पैसे लोगे? मैंने बोला $500। हमने एग्री कर लिया, मैंने आके आपकी वो इक्विपमेंट को ठीक कर दिया। अब आपको, अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि मुझे पैसे मिले, तो ये मेरी एक्रूड इनकम है। या ऐसे ही वो स्टाफ की अगर बात कर लें, स्टाफ की अगर बात कर लें, 31 अक्टूबर को 31 अक्टूबर को आपने एक्सपेंस इनकर कर लिया हुआ है, लेकिन आपने अभी स्टाफ की सैलरीज नहीं दी, तो कंपनी के लिए एक्रूड एक्सपेंस है और स्टाफ के लिए एक्रूड इनकम है। स्टाफ जो बैठा है ना, मैं बैठा हूं भाई, मैंने पूरा महीना काम किया, मेरे तनख्वाह का वक्त आ गया, मुझे सैलरी दो, सैलरी का टाइम आ गया। तो अब 31 अक्टूबर को मैं सोचूंगा कि पूरा महीना काम कर लिया तो मैंने $2,000 तो कमा लिया, तो ये मेरा एसेट है, मेरे लिए एसेट है, आपके लिए लाइबिलिटी है। आपके लिए लाइबिलिटी है क्योंकि आपने मुझे देने हैं, मैंने आपसे लेने हैं। और चौथी जो चीज है उसको हम कहते हैं एडवांस इनकम। इसको प्रीपेड इनकम भी कहते हैं जी, इसको डिफर्ड इनकम भी कहते हैं जी, एक ही नाम है, एडवांस, प्रीपेड, डिफर्ड। ये क्या है? इनकम रिसीव्ड नॉट येट अर्नड। यानी आपने कोई पैसे तो ले लिए हैं लेकिन अभी आपने काम नहीं किया, और ये लाइबिलिटी होती है। ये जो आपको याद है वो इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे 12,000 लिया था, जब आपने इंश्योरेंस कंपनी को 12,000 दिया तो आपके लिए तो वो प्रीपेड एक्सपेंस था, क्योंकि आपने पहले दे दिया है, एक्सपेंस नॉट इनकर्ड बट पेड, तो आपके लिए तो वो एसेट था। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने वो रिसीव किया, उनके लिए ये एडवांस इनकम है और उनके लिए ये लाइबिलिटी है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने वो जो पैसे आपसे लिए हैं उस पैसे के बदले आपको अगला पूरा 1 साल सर्विस डिलीवर करनी है। तो ये 4 आइटम्स होती हैं जी, एक्रूड एक्सपेंस जो कि लाइबिलिटी है, प्रीपेड एक्सपेंस जो कि एसेट है, एक्रूड इनकम जो कि एसेट है, और एडवांस इनकम जो कि लाइबिलिटी है। यहां तक कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो मेरे से पूछिए। अच्छा चलो, अब एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं, मनीष आपके साथ करूंगा, आप रिस्पॉन्ड करते चले जाओगे मुझे। मनीष आपके पास
जून के महीने में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल $100 था, आपने पे नहीं किया। जुलाई के महीने में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल फिर $100 था, आपने पे नहीं किया। तो ये जनाब इधर जून था, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया। फिर इधर जुलाई था, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया और उन्होंने आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया। आप जुलाई के आखिर में जाते हो, जुलाई में आखिर में आप अगस्त में आप जाते हो, या चलो जुलाई में ही चले गए, जुलाई में आप गए एंड में और आपने कहा जी कि मेरा कितना आउटस्टैंडिंग डेट है। उन्होंने बोला जी आपका 200 है, तो 200 आप दे दो जून और जुलाई का, तो हम आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रिस्टोर कर देते हैं। मनीष ने बोला जी मैं आपको 300 दे देता हूं, क्योंकि अब आगे अगस्त तो आ ही रहे, तो अगस्त का भी मुझे पे करना ही होगा, तो मैं आपको 300 दे देता हूं। तो आपने जुलाई के महीने में यहां पे जाके फिर 300 आपने पे कर दिया। आपने कितना कैश पे किया जुलाई में? आपने जुलाई में 300 कैश पे कर दिया। अब मुझे ये बता दो कि आपका जुलाई का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना है? कैश तो आपने पे किया है 300, लेकिन आपका जुलाई का एक्सपेंस कितना है? 100। 100। तो बाकी पैसा किधर गया? एक 100 एडवांस में पर गया। हाँ, 100 इसके लिए एडवांस के लिए गया, ये एडवांस हो गया, और 100 आपने पुराना वाला पे किया, ठीक है ना? तो ये जो 300 है असल यस में, सर। इस 300 में 100 मेरा जुलाई का है, 100 मेरा जून का है जो मेरा पुराना था, और 100 मेरा एडवांस का है जो कि अगले का है। तो इसकी अगर डबल एंट्री बनाना चाहें तो आप कैश पे कर रहे हो तो क्रेडिट में तो कैश हो जाएगा 300, ये तो समझ आता है। डेबिट में क्या करते हो? पहला तो आपने यस पिछले सर। महीने का पे किया, आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी पेएबल, ये जो मेरी पिछली लाइबिलिटी थी जून वाली, ये जून वाला 100 पे कर दिया। फिर आपने लिखा डेबिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये मेरा जुलाई का पैसा है जो मैंने जुलाई वाला दिया है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन मैं जुलाई में कर रहा हूं, जुलाई में रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो ये मेरा जून की लाइबिलिटी को मैंने कम किया, और लाइबिलिटी जब डिक्रीज करती है तो डेबिट होता है, तो मेरी जो पिछली लाइबिलिटी थी उसको डेबिट किया 100। फिर जुलाई का एक्सपेंस, जुलाई का एक्सपेंस 100 लिखा, और फिर एसेट दिया, तो वो आपका प्रीपेड हो जाएगा, प्रीपेड, प्रीपेड 100, ये अगस्त वाला है। तो ये मेरा अगस्त वाला है, ये मेरा जुलाई वाला है। तो अब क्या हो रहा है, अगर आप गौर करो कि इस एक ट्रांजैक्शन, इस एक डबल एंट्री के नतीजे में मैं $100 अपनी लाइबिलिटी को कम कर रहा हूं, जून वाली को। मैं $100 अपना एक्सपेंस लिख रहा हूं, जुलाई वाला, और मैं $100 अपना एसेट रिकॉर्ड कर रहा हूं अगस्त के लिए। समझ में आई बात? यस सर। अब ये मत सोचना, क्योंकि बाज दफा ये होता है, हमने इस चीज को बहुत दफा देखा है कि स्टूडेंट हो या यंग अकाउंटेंट्स हो, वो कहते हैं जी मैंने जुलाई में 300 पे कर दिया तो मेरा एक्सपेंस 300 है। नहीं, एक्सपेंस 300 नहीं है। इस 300 के अंदर तुम्हारा 100 पुराना वाला लाइबिलिटी था, तुमने उसको खत्म किया है, 100 तुम्हारा एक्सपेंस है जो कि इस महीने का है, और 100 तुमने एडवांस पे कर दिया है, वो तुम्हारा एसेट है। तो 3 काम हो गए, एसेट इंक्रीज हो गया, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, और एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। क्लियर है मेरे ये बात? यस सर, क्लियर है। गुड। अच्छा, लेक्चर में असल में एक्रूवल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाज दफा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, क्वेश्चन ऐसा वो बना के दे देते हैं कि बच्चा घबरा जाता है। तो जो चीजें तो मैंने आपको मोटी मोटी इस टॉपिक में बतानी थी और जो आपको पता होनी चाहिए वो तो हमने सारी कर ली हैं। अब इसमें जो जब इसके क्वेश्चंस हमें काफी ज्यादा करने पड़ेंगे, जो मैंने पिछला इनटेंजिबल एसेट था उसके कोई क्वेश्चन खास नहीं करवाए थे, लेकिन एक्रूवल में मुझे कम से कम आपके साथ 8-10 सवाल करने हैं
क्योंकि वो क्वेश्चंस करूंगा तो फिर आपको ये पूरे का पूरा समझ आएगा। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं कि वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते वक्त समझाएं तो ही अच्छे तरीके से समझ आता है। तो उसको हम क्वेश्चंस के साथ इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चंस करते वक्त कुछ ऐसे छोटे माइनर डिटेल्स हैं, इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको सारा दे दिया है, लेकिन कुछ ऐसी माइनर डिटेल्स होती हैं कि वो एक सिनेरियो, एक सिचुएशन सामने रखकर तो उसके मुताबिक फिर उसको मैं आपको समझाऊंगा। यहां तक क्लियर है आपको? यस सर।